अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे वर्ल्ड कप स्पेशल सिलसिला जारी है और जनाब सेमीफाइनल्स का अब आगाज़ हो चुका है और 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें मेज़बान मुल्क भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शामिल हैं। आज जो पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है इस वक्त वो भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला जा रहा है और पहली इनिंग्स में जब भारत की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो एक वक्त पर ऐसा महसूस हो रहा था शायद कि आज वर्ल्ड कप की तारीख का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर होने जा रहा है। जिस अंदाज से आज उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की और तारीफ करना होगी एक दफ़ा फिर भारतीय बल्लेबाजों की, जिस शानदार तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। ख्याल ये था कि बहुत मुश्किल हो सकती है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी तरफ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती आई है, कोई टफ टाइम देगी, ताहम ऐसा कुछ नहीं हो सका। 397 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ 50 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हिंदुस्तान की टीम ने पूरा किया। न्यूजीलैंड का चेस इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले जब इनिंग्स का आगाज़ हुआ तो अच्छा आगाज़ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने डेविन कॉनवॉय, रचिन रविंद्रा ने फराहम किया। 23 रन अब तक हो चुके हैं। बोर्ड पर 3.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। देखते हैं कि ये कितना बड़ा हदफ कैसे चेस किया जाएगा और साथ ही आज जो बैटिंग हुई है, जिस शानदार फॉर्म में भारत के बल्लेबाज रहे पूरे टूर्नामेंट में, वो सिलसिला आज भी जारी रहा। और किस किस बल्लेबाज का तस्करा करें, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, नीचे विराट कोहली हो, जिन्होंने आज एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का और बड़ी तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं 14,000 रन की तरफ। तो न जाने और कितने रिकॉर्ड्स हैं जो अब टूटने वाले हैं। तो तमाम इन मामलात पर आज गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद उसके ऊपर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। इस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। तो मौजूद मेहमानों के सामने सवालात रखूँगा। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। वक़ार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे मेहमान इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पे मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा विशाल अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है और अब सेमीफाइनल का मरहला है तो ज़रा सेमीफाइनल के हवाले से आज गुफ्तगू होगी। विशाल भाई को भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मगर भाई ये जो बैटिंग है गैर मामूली, एक दफ़ा फिर परफॉर्मेंस, सेमीफाइनल का प्रेशर क्या किसी ज़माने में होता था? होम टीम खेल रही होती थी, क्राउड होता था, तो जो मेज़बान टीम होती थी उस पर ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ऐसा महसूस हुआ एक लम्हे पे शायद कोई पूल का मैच ऐसे नहीं खेला होगा भारत ने, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी का आगाज़ किया। मैं क्या कहूँ, कहाँ से वो लफ्ज़ लाऊँ, ज़रा चाहूँगा। देखिए, इसमें आपको कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। या तो है ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, नहीं सेमीफाइनल है, उन्होंने सेमीफाइनल को तो सर पे सवार ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो पहली बॉल से वो इस तरह शुरू हुए हैं जो बाकी के वो 9 मैच खेलते हुए आए। ऐसा ही है। बाकी उसको गिल को देखें तो वो भी ऐसे खेले। कहीं ये नहीं लग रहा था कि वो सेमीफाइनल हो रहा है, यार बॉल को रोक के खेलना है, ये टारगेट कितना बनाना है। वो टारगेट का तो वो सोच ही नहीं रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कितने रन हम 10 ओवर बनाए, कितने 20 ओवर बनाए और वो उसमें कामयाब हुए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से 20 रन कम हुए उनके। जी जी, आपने बिल्कुल सही तो बिल्कुल बहुत अच्छा खेले और कहीं से उनको सेमीफाइनल का प्रेशर नहीं था। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग मैं तो समझता हूँ कि ऐसी लग रही थी जो पूरे टूर्नामेंट में इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन आज तो ऐसे बिल्कुल कोई मीडियाकर बॉलिंग है। किसी ने एक ने वो साउथी ने तो 100 रन दे दिए 10 ओवर में और 80-82 रन उसने दिए हैं बोल्ड ने जी। तो बस एक वो सेनेटर है सेंटनर जी, जी। उन्होंने कुछ कम रन दिए, बाकी तो बड़ी तबीयत से मारा उन्होंने और हर बैट्समैन जो आया वो रन करके चला गया। मैं ये कह रहा कि और कितने रन करते, बहरहाल इतने ही रन होते हैं चाहे किस तरह भी खेले, 400 रन से ज्यादा होते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट की जा रही थी और यही कुछ हुआ। विशाल भाई बैटिंग के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, वो जो शानदार फॉर्म जिसके फॉर्म में और आप बात कर रहे थे जी। देखिए कि जो बैटिंग आज की हुई है, ये इंडिया की टीम वेरी वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड के अंदर गई है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और पूरी तरह से उन्होंने क्रिकेट पे हावी रहे वो। और आप देखें कि पूरे 50 ओवर तक उन्होंने इवन बैटिंग की है। कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे बॉलर्स डोमिनेट किए हों, किसी बॉलर ने उनको तंग किया हो। वो अपनी जो स्ट्रेटजी बना के आए थे उसी के ऊपर वो चलते चले गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया।
इसमें नाकामी शायद बॉलर्स की नहीं है। इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही बेहतरीन रही, लेकिन जो एक तनकीद इंडिया के ऊपर हो रही है वो उसके ऊपर मैं छोटी सी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, बहुत सारी चीज़ें लगी, लेकिन इस बात का अभी हम देखें जो हमारे पास जिन चीज़ों का सबूत नहीं है उसके ऊपर हमें बिला वजह लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा और अगली सीरीज़ शुरू होगी वहाँ जाके पता चलेगा कि आउटसाइड द कंट्री कोई सीरीज़ होगी और इंडिया की टीम वहाँ पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी, तब हम कहेंगे कि ये इन्होंने कुछ मिली भगत की थी। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है, जो अब तक की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये है कि इंडिया की टीम वेरी वेल प्रिपेयर्ड इस टूर्नामेंट में एंटर हुई और सेमीफाइनल को उन्होंने उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटली हर तरह से उन्होंने उसको तैयारी करके ग्राउंड में आया और उनकी स्ट्रोक जो थे उससे अंदाज़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और भी हमें नज़र में रखनी चाहिए, ग्राउंड मुझे थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा छोटा लगा और बहुत फास्ट ग्राउंड, बहुत तेज ग्राउंड में गेंद रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा, कहीं नहीं रुका। तो अगर ये सुकून से करेंगे, खेलेंगे तो ये भी 300 प्लस कर सकते हैं, लेकिन शायद टारगेट से ये को अचीव नहीं कर पाएंगे, इतना आसान नहीं होगा। कर भाई, ये पिच के हवाले से अब मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम लोग यहाँ पर अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही हैं। कोई कहता है गेंद कोई अपनी बना ली है, कोई कहता है कुछ हो गया। अब ये विकेट की बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि सुपर जब विकेट पे मुआयना किया उन्होंने आईसीसी की टीम से पहले जाके क्यूरेटर्स की जाकर देख लिया और उसके बाद डिसाइड भी हो गया कि इस्तेमालशुदा पिच जो है वो दोबारा से इस्तेमाल की जाएगी, जबकि कानून के मुताबिक नई विकेट इस्तेमाल होनी थी। अब ये पहली से इस्तेमालशुदा हो या ना हो, ख्याल ये है कि जिस फॉर्म में वो हैं इस वक्त आप उनको किसी भी विकेट पे खिला दें, शायद उनको ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम ये चीज़ ज़रूर कही जा रही है कि ये जो डोमिनेंस है ना बीसीसीआई की, वो नज़र आ रही है। ज़रा फरमाइए। देखिए, मैं अगर ऐसा हुआ है, मैंने कहा ना कन्फर्म, अगर ऐसा हुआ है तो सबसे बड़ा कसूर आईसीसी का है और बाकी की जो 9 टीमें खेल रही हैं उनको बाकायदा तौर पे एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए आईसीसी को कि ये क्या है, अगर ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात आपने बॉल की करी, इस बात को मेरे तो दिमाग से और जहन से इसलिए नहीं उतरती कि बॉलों का डब्बा, जो हमने जितनी क्रिकेट देखी है हमारे साथ हुए कि डब्बा होता है, उसमें दोनों टीमों के पास वो डब्बा जाता है, वो बॉल मैच शुरू होने से पहले निकाल लेते हैं, इनिंग शुरू होने से पहले, और वो बॉल अंपायर तक पहुंच जाती है, रेफरी वो बॉल, और जब वो जाते हैं खेलते हैं तो उससे तो नहीं ले। अब ये तो मैं कहूँगा कि उनकी अच्छी बॉलिंग को आप और उसको इतनी गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जितना अच्छा वो खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी समझता कि ये चीज हुई है और ये होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बाकी पिच का मुझे नहीं पता, सुन ही रहे हैं इसके, वो इंग्लैंड के किसी अखबार में भी सुना है, कोई खबर आ गई है, तो उसी ने ब्रेक की है। तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है ये तो बाद में पता चलेगा जब मैच खत्म हो जाएंगे, या क्योंकि न्यूजीलैंड जब सेमीफाइनल खेल लिया, अगर ऐसा होता तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि ये क्या है, ठीक है ना। जाहिर है वो कल प्रैक्टिस करने आई होगी, 2 दिन से प्रैक्टिस करने जब वो टीम आई होगी तो उसने देखा होगा ना किस पिच पे मैच हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो पहले से एक चीज होता है, ये थोड़ी क्या आपने सुबह आए और बताया कि इस पे नहीं, इस पे मैच होगा, तो ये चीज तो ये भी चीज हलक से नहीं उतरती। बाकी बीसीसीआई जो है वो, मैं तो कहता हूँ कि वो बीसीसीआई का में वो आईसीसी है वो, और वो जो क्योंकि जो वो चाहती है क्रिकेट में हो वो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, तो सीधी सी बात है, उसने अगर ये कर लिया तो ये उसका कमाल है। ठीक है विशाल भाई, अब ये भी देख रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में आप मान लीजिए कि आपकी टीम होती तो बॉलर्स की जो दुर्गत उन्होंने बनाई है तो सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इतने प्रेशर में हम खेलते, हम तो पहले ही प्रेशर में कोलैप्स कर जाते हैं, वो टीम मशहूर है जो प्रेशर में नहीं खेल सकते। अब इसके ऊपर कोई अभाव मौजूद नहीं है कि नहीं कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है, हमें प्रेशर में हमेशा से सरेंडर किया है और ये हमने देख चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। अब आप मान लीजिए कि आपकी टीम होती अगर, तो सूरत हाल क्या होती? जी देखिए, एक ये सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होती, ऐसी नहीं होती, इसलिए कि जब वो सेमीफाइनल में टीम आती तो यकीनन वो परफॉर्मेंस दे के आती और दिल भी उनका बड़ा होता। तो वो जब टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है ना, तो यकीनन फिर पीछे की परफॉर्मेंस से ही पहुंचती है। तो शायद इस तरह का तो जो लोग जिस तरह का तज्जिया कर रहे हैं शायद वो नहीं होता। हाँ, ज़रूर मुझे यकीन था इस बात का कि इंडिया की टीम, हम परसों के प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे कि
इंडिया की टीम बड़ा स्कोर टारगेट करेगी। और आज का मैच जो है वो डिपेंड कर रहा था टॉस के ऊपर कि टॉस जीत के जो बैटिंग कर देगी वो इतना बड़ा स्कोर सेट कर देगी कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना शायद उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन अगर ये कहीं स्कोर न्यूजीलैंड ने किया होता 300 प्लस, अच्छा न्यूजीलैंड की बैटिंग पे ज़रा सा हम नज़र मार लें कि न्यूजीलैंड की बैटिंग हम देख ही नहीं रहे कि इनके पास इतनी डेप्थ हो गई है 350 रन तक भी पहुंच जाए। ये इनका पीछे भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन इन्होंने बार बार किए हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा न्यूजीलैंड की टीम से बैटिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो ये पहुंच गए थे, 5 रन से ही आ रहे थे, ये 380-88 वाली गेम खेल रहे थे। ठीक है, वो उनकी बॉलिंग और इनकी बॉलिंग में बहुत फ़र्क होगा। अच्छा, लेकिन वहाँ फील्डिंग उनकी अच्छी होती है ऑस्ट्रेलियंस की, तो लेकिन उसके बावजूद ये इनकी प्रैक्टिस में नहीं है। मैं आप ये समझ रहे हैं, रूटीन में नहीं है इनका। और वो एक मौका हो गया था, वो मैच भी बड़ा थ्रिलिंग मैच हो गया था। इस तरह से पाकिस्तान ने भी 344 रन किए थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान 270 के टारगेट पे खेलता रहा पूरा टूर्नामेंट। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम पे क्रिटिसाइज इस वक्त करना नहीं बनता। देखिए 5 चीज़ें होती हैं किसी भी टीम के लिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है। बॉल है, पिच है, अंपायर है, वो रिव्यू का वो है, या फिर एक और चीज़ है दूसरी वाली टीम, सामने वाली टीम। ये 5 चीज़ों पे इल्ज़ाम लग सकता है। इसमें से 3 से 4 चीज़ों पे तो इल्ज़ाम लग गया उसके ऊपर, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। आप अपनी उसको बढ़ाने के लिए आप ऐसी बातें ना करो। रियल में मैं समझता हूँ इंडिया टीम इस वक्त डोमिनेट कर रही है, चैंपियन टीम है। लेकिन मैं वर्ल्ड कप के बाद जब ये आउटसाइड द स्टेशन कभी कोई सीरीज खेलेंगे फिर मैं देखूंगा कि इनकी ये सही थी या ये इसमें कुछ कंसिस्टेंसी बताएगी। बिल्कुल, लेकिन ये जितनी भी होम सीरीज खेलती हैं टीमें, न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वो कंडीशंस उनको सूट करती हैं और वो क्रिकेट ऐसी खेलती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। वकार भाई मुत्तफिक हैं इस बात से कि जहाँ पे भी जो मुल्क अपने मुल्क में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है तो अपने हिसाब से वो उसमें मैं तो एग्री इसलिए, लेकिन ये टूर्नामेंट इंडिया का नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। इसमें इंडिया का कोई वो नहीं होना चाहिए कि या इस पिच पर खेलेंगे। तो आईसीसी के वो भी जो है ग्राउंड पे पिच बनाने वाला क्यूरेटर वो आया हुआ है, इंडिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीसी इन्वॉल्व है, वो सारे सब कुछ उठा रही, सारा खर्चा, इसमें इंडिया का तो कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं कहना कि क्या है, जाहिर है उनका अपना मुल्क है, बड़ा मुल्क है। फिर क्रिकेट में इस टाइम मेरे हिसाब से पूरी उन्होंने बादशाहत की हुई। अच्छा, दूसरी अभी विशाल ने कहा कि ये टीम जो है 300 रन, तो मैंने तो देखा कि न्यूजीलैंड ने एक आधा ही मैच है जिसमें रन नहीं कर रहा है, वरना उन्होंने 300 प्लस क्रॉस ही किया हर मैच के अंदर। और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया से वो जीत गए थे। अगर 1-2 ओवर मैंने देखा कि बड़ा खराब खेल गए वो, जो अनफिट हो गए थे निशम या कुछ, ऐसा ही था। तो बहरहाल वो ये मैं तो पता नहीं क्यों एक अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि शायद इसके भी नजदीक पहुंच जाए श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो क्रिकेट है, कुछ नहीं। बाकी के रिव्यू या अंपायरिंग, आजकल अंपायरिंग में बेईमानी मैं तो नहीं समझता कि हो सकती है, क्योंकि अब इतने सिस्टम लग गए, इतने कैमरास लगे हैं, डीआरएस सिस्टम है, वो पता चल जाए। हाँ, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ समझता हूँ, जो वो आउट नॉट आउट दिखाते हैं और जो वो कभी विकेट से ऊपर ले जाती है नीले पट्टी, कभी राइट पे ले जाते हैं, उसमें मुझे लगता है, अब वो भी पता नहीं कि सच है गलत है क्या है, क्योंकि जैसे उस दिन मैक्सवेल ने जो 200 रन किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि एलबीडब्ल्यू की अपील और रिव्यू लिए गया था, वो मेरे ख्याल से वो पिच ऊपर नहीं जा रही थी, वो विकेटों में लग रही थी, और विकेटों में भी काफी नीचे लग रही थी, क्योंकि जिस जगह उनके बॉल ऊपर दिखाई। बहरहाल अब वो है, ये इसमें तो हम कोई बहस कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये है क्रिकेट। अब बाकी अल्लाह करे कि एक मैंने कहा ना कि मैच इतने रन के बाद ये सोचना कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा एक अजीब सा लगता है, लेकिन क्रिकेट है जो आजकल हो रही है कि वो 388 ऑलमोस्ट उतारने चले गए थे, पाकिस्तान ने 400 रन उतार दिए, उतार ही दिया, जीत गया मैच, उतार दिया। बिल्कुल सही है। तो ये सारी हो रहा है। तो अच्छा, अभी ये कि डेविन कॉनवॉय जो है उनको आउट कर दिया, शामी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उसमें विकेट ले ली, तो वो बॉलर तो उनके हैं इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। अब कंडीशन जैसी भी है बॉलर स्ट्राइक कर रहे हैं। सिराज ने अच्छा स्टार्ट लिया, आप देखें जिन बॉलर को, अच्छा बड़ी अजीब सी बात ये रही है कि जितने भी बॉलर्स इंडिया के रहे सारे विकेट टेकर रहे, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेट टेकर ना हो, यानी कि विराट कोहली ने भी ओवर किया, उसने भी विकेट ले ली। तो ये तो इस वक्त इंडिया की बॉलिंग में भी फॉर्म लगी हुई है। ये तो ये पहली दफा ऐसा हुआ कि बैटिंग भी फॉर्म में और बॉलिंग भी।
विशाल भाई इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, इंडिया की टीम पे जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बुमराह 3.65 इकनॉमी रेट इस वर्ल्ड कप के अंदर 9 मैचों में, जडेजा 3.97, सिराज जो है वो 4.78, 5.2, शामी 4.78, कुलदीप 4.15। ये वो 5 बॉलर्स हैं जो इंडिया की तरफ से मुसलसल खेल रहे हैं। और मैं जब एक और चीज़ देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि अश्विन जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर, वो सिर्फ उसको एक मैच मिला, उसने अच्छी बॉलिंग की लेकिन उसको सिर्फ एक मैच मिला। अब विकेटें देखिए, 17 विकेटें, 14 विकेटें और 17 विकेटों के बीच में इन तमाम लोगों की विकेटें। तो इसका मतलब यह है कि इनकी बॉलिंग का कप्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि ये उसको यकीन है कि मैं बॉलिंग पे जिसको बॉल दूंगा उसको आउट कर दूंगा, और वो देखिए उससे काम अपना दिखा दिया। अब सिर्फ एक चीज़ ये होती है जो सबसे अहम चीज़ होती है ग्राउंड के अंदर बॉलर के लिए, कि एक आपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर लगा दिया तो उसके साथ अगर आपने कोई लेग स्पिनर लगा दिया, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर, तो वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या फास्ट बॉलर के साथ आपने एक स्पिनर लगा दिया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बैट्समैन के लिए कंसंट्रेट करना ज़रा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी इन्होंने बात की आईसीसी की कि ये टूर्नामेंट इंडिया का नहीं है, बड़ी अच्छी बात की। ये टूर्नामेंट टोटल के टोटल आईसीसी का है, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो आईसीसी मैनेज कर रही होती है। ना पिच में कोई इनकी जिम्मेदारी, ना रिव्यू में, ना अंपायर में, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, ये कोई ताल्लुक इंडिया से नहीं है। जो इंडियन एजेंसीज हैं वो डायरेक्ट आईसीसी की जो वहाँ कमेटीज़ बैठी होती हैं, सिक्योरिटी कमेटी या मैच रेफरी कमेटी या अंपायरिंग कमेटी, ये उनसे राब्ते में होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया अगर इसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है तो ये फेल्यूर है जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आईसीसी के बहुत सारे मामला उन्होंने अपने हाथ में लिए हैं। ये पिच का ही मामला नहीं है, और भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बीसीसीआई से, और वो चीज आ चुकी है। वर्ल्ड कप में नहीं है, आप एशिया कप देख लें, एसीसी में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे, मान गया। उन्होंने कहा हाइब्रिड क्रिकेट खेलेंगे। तो मकसद ये बात सही है मिसाल की कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ये सबको पता है, लेकिन जाहिर है ये कह इसलिए नहीं सकते कि नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो जाहिर है कि इसको जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि मैच जारी है, जब तक चलेगा और मुकम्मल होगा उसकी बात तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है ज़रा उसके हवाले से भी बात कर लें। मैं थोड़ा सा खबरों का आपको बता दूँ जो कि अभी इस वक्त ख़बरें जो हैं वो हमारे पास हैं। ख़ास तौर पे ये यहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं, जो चेयरमैन हैं क्रिकेटिंग कमेटी के ज़का अशरफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं, और ये सुनने में आया है कि जनाब क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मुशावरत हो रही है या उनको बुलाया गया है। उनमें जो नाम है वो सुन लीजिए और सर धुनते जाइए। एक नाम तो यूनुस खान का है, जिनसे मुलाकात हुई है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन यूनुस खान का एज अ कोच क्या रिकॉर्ड रहा है और क्या कुछ होता रहा है, जिन कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे, उसको ज़रा ज़रूर रिव्यू कीजिए। और बाकी मानदा जो क्रिकेटर हैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर क्या मैं कहूँ, मतलब सुहेल तनवीर से मुलाकात की जा रही है, वहाब रियाज से मुलाकात की जा रही है। ये अगर क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए अगर इन क्रिकेटर से मुलाकात हो रही है तो फिर क्रिकेट के ऊपर हम इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं। वकार भाई, ये हाल है आपका कि आप सुहेल तनवीर से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और शॉकिंग खबर कोई नहीं थी कि आप वहाब रियाज से मिल रहे हैं। चीफ सेलेक्टर बनाने की बातें आप वहाब रियाज को, मतलब आप अपनी क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है कोई, क्या मैं कहूँ, फरमाइए जरा। ये इसका तो एक ही जवाब है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बिल्कुल जो टीवी पे लोग बैठ के सुनते हैं वो करते हैं, वो उसको समझ रहा है कि बहुत बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्रिकेट बोर्ड का अपना भी कोई डिसीजन होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन को, जो चेयरमैन है या कौन सी कमेटी के क्रिकेटिंग कमेटी बना लीजिए, कोई भी आए उसको क्रिकेटरों से मैं समझता हूँ जो प्लेइंग मेंबर हैं और पुराने, बहुत कम राब्ते में रहना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये, दुनिया में आप देख लो कि पार्टीज वगैरह दावत में ये वो सब मिलते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्रिकेट के लिए नहीं कि इसको बुला लो उसको बुला लो, वो अपना उनका एक डिसीजन होता है, चाहे वो कोई हो। अब आप ये देखें ना कि हमारे वसीम खान एक आए थे जो लंदन से आए थे, आज वो माशाल्लाह कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो आईसीसी के वो मेन में से हैं। तो वो अपना पूरा डिसीजन लेते हैं, अपना काम करते हैं, वो किसी को नहीं बुलाते कि दुनिया के इस प्लेयर से बुला के पूछ लो। उनको पता है कि मैंने क्या काम करना है। हमारे तो चेयरमैन को पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है।
अब आपने जैसे कहा यूनुस खान, नो डाउट उसने हमारे मुल्क के लिए वो काम किया है जो शायद मुश्किल अब आइंदा कोई ना कर पाए। 10,000 रन बना लिए है, सबसे ज्यादा 34-35 सेंचुरीज उसकी हैं, ये बड़ा रिकॉर्ड है और वो क्रिकेट के लिहाज से उसकी नॉलेज भी बहुत है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उनके, तो मैं ही समझता हूँ कि वो थोड़ा सा अपने उसूलों से नहीं हटते। अगर उनकी मिजाज के मुताबिक बात नहीं होती तो वो उसको फौरन छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और उनको टीम के साथ रहना चाहिए, करना, बैटिंग कोच भी रहे, वो सब कुछ रहे और मेहनत बड़ी करते हैं वो। अब सुहेल लेवल के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब सुहेल तनवीर को बुलाकर क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। देखो ना, हाफिज लास्ट टाइम टेक्निकल कमेटी छोड़कर चले गए थे किसी वजह से कि उनको नहीं सिलेक्शन का मसला था, सिलेक्शन का मसला की वजह से जो मनमानी आती है तो उसने वो छोड़ के चले गए। मिसबा साहब आए, उनको बाद में हटा दिया गया। अब वो अजहरुद्दीन, वो बैठते अजहर खान नहीं अजहर अली आते हैं, वो अपना के देखो जी मेरे को जो मेरे साथ ये ज्यादती उस जमाने में ये बयान तो आदमी अपनी मैं नहीं करे, टीम के बारे में बात करें। हम तो यहाँ पर्सनल हो जाते हैं। अब बाकी ये डिसीजन लेना चेयरमैन का और एक कमेटी होनी चाहिए, कमेटी बनाकर कि क्या करना है। और देखे ना, किस पहले अपने चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम जी, क्यों दूसरी टीम आए हटाया, फिर उसको उनको दोबारा लेकर आ गया, फिर उनके साथ एक प्रोपेगेंडा वगैरह हुआ तो उनको हटा दिया गया। मकसद ये नहीं होना चाहिए, आप एक टाइम दें, करें और इसकी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, क्या भाई आप मुझे इसका जवाब देंगे ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं, एक लिखकर मैनेजर को एक रिपोर्ट देनी चाहिए आने के बाद, कोच को एक रिपोर्ट देनी चाहिए, चेयरमैन को कि हमारे हारने की क्या वजह है, जीते हैं तो क्या वजह है। और आपने एक सवाल पूछा था कि अगर पाकिस्तान होता, तो ये तो मैं कह रहा हूँ मजाक कर रहे हैं हमारे साथ ये बुला के, क्यों होता पाकिस्तान, वो इस काबिल था, उसने वो क्रिकेट खेली है वर्ल्ड कप में, तो उसके तो वो 5वें नंबर पे आ गया, शुक्र कर ले बस। वो बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो 5वें पे भी आ गया, बहुत बड़ी बात है, वरना जिस किस्म की जिस तरह वो क्रिकेट खेले उनके इस नंबर पे भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी अच्छी टीम को मैच नहीं हराया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक न्यूजीलैंड का वो बारिश ने बचा लिया, वरना उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो जीत गए। बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल मैच की है कि 39 रन हो चुके हैं, 2 विकेटों का अब नुकसान हो चुका है इंग्लैंड को और 7.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। तो चेस की तरफ जो पेशकदमी हो रही है वो थोड़ी सी अब मुश्किल होती चली जाएगी, ये सूरत हाल है। ये कंट्रोवर्सीज की बात हो रही थी विशाल भाई, हम इससे कभी भी बचे रहे नहीं, कोई भी टूर्नामेंट उठाकर देख लीजिए कंट्रोवर्सी साथ चलती है। इससे पहले T20 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, टीम सिलेक्शन का हाल ये था कि आप 3 या 4 खिलाड़ी इंजर्ड थे, आप उठा के उनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए। मतलब मैं किस का तस्करा करूँ, आप बताइए तो सही। या फिर सूरत हाल ये है आपके सामने कि सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इस्तीफा दे देंगे, खुद फैसला कर लेंगे, खुद सोच लेंगे। मतलब आपने लाफिंग स्टॉक बना के रखा हुआ है, जो शख्स भी टीवी पर आ रहा है पीसीबी की तरफ से ऐसी बातें कर रहा है कि आप उसकी क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। या किसी को अगर इंटरनेशनल मीडिया को हम फेस करते हैं, वो सवाल करता है, हम क्या जवाब दें कि कप्तान से पूछा जाएगा आप इस्तीफा दोगे नहीं दोगे, क्या करोगे, परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जरा फरमाइए। अच्छा देखिए, पहले तो हम ये देखें कि 3 महीने के अंदर हमने 4 चीफ सेलेक्टर जो उनको फारिग कर दिया जी। मिसबा आए, फिर उसके बाद इंजमाम आ गए और अब इंजमाम के बाद तौसीफ अहमद आए, 2 दिन बाद उनको भी फारिग कर दिया। तो ये जो परफॉर्मेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये भी सवालिया निशान है। अगर सवाल प्लेयरों से किया जा रहा है तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल किया जाए कि क्या आपने उनको वो माहौल दिया। अब मैं माहौल की तरफ आता हूँ। जब आप कप्तान से रिपोर्ट मांग रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उससे पहले कि ये रिपोर्ट में इसने क्या क्या झूठ लिखा है जी। आपको हकीकत वहाँ की मालूम होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, आप छोड़ के चले जाइए। हम दोनों सरकारी महकमों से फारिग हुए, हम जब किसी मामले को किसी को फेस कर रहे होते थे तो हमें उसकी मेरिट का पता होता था कि ये बंदा किस मेरिट का है, तो उसी हिसाब से हम उससे गुफ्तगू करते थे। ये बेईमान है, चोर है, अच्छा है, नेक आदमी है, हम उसी हिसाब से उससे बातचीत करते थे। तो क्या इन प्लेयरों के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, जो रिपोर्ट दी जाएगी, ये रिपोर्ट क्या ICC PCB को जो कह देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा? दूसरी चीज़ ये कि आपके वो कहाँ हैं, कोचेज कहाँ हैं टीम के, वो अपना 40 दिन 45 दिन के मज़े लेके वो मुल्क से बाहर चले गए वापस। उनको भी तो बुलाइए, वो आपके पेड मुलाजिम है भाई। आप
12 करोड़ आवाम के जवाबदेह है वो। क्या आपने टीम को, आप उनको भी बुलाइए, उनसे भी पूछिए, वो आपको हकीकतें बताएंगे क्या है। फिर हमने टूर्नामेंट के बीच में हमने कहा कि इंजमाम हक का वहाँ क्या काम है टीम के अंदर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बोर्ड को सोचनी पड़ेंगी। अभी बोर्ड ने एक अजीब सी, अभी मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला को, ऐसे मामला दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है किसी बोर्ड में। देखिए दुनिया में सबसे कंट्रोवर्सी जो है ना वो वेस्ट इंडीज बोर्ड में होती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने वेस्ट इंडीज बोर्ड में भी इस किस्म के मामला नहीं देखे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है। हम ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमें पता चला शाहिद अफरीदी साहब चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर थी वो ये थी, लोगों ने कहा चीफ सेलेक्टर आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा हूँ, वो तो चीफ सेलेक्टर के लिए आई नहीं, वो तो चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, तो आप क्यों वक्त उसके ऊपर ज़ाया करो, छोड़ दो। आखिरकार वो ख़त्म हो गया। उन्होंने जल्दबाजी में कहूँगा, उन्होंने तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर बना दिया। आप जब प्लेयर की मेरिट की बात करते हो तो जिस आदमी को आप अपॉइंट करने जा रहे हो जरा उसकी भी तो मेरिट देख लो ना। आपने वकार यूनिस को सेलेक्टर बना के, वो चीफ कोच बना के टीम का सत्यानाश कर दिया। अब आप फिर ऐसे लोगों को ला के, ऐसे लोगों से जो जिन लोगों से मीटिंगें हो रही हैं, और आप कम बैक किया आपने तौसीफ अहमद पे और वजाहतुल्लाह वास्ती पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो जल्दबाजी में फैसला किया था, नादानी में फैसला किया था, किसी एक आदमी के कहने पे फैसला किया था। तो इस तरह बोर्ड नहीं चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, सेमीफाइनल जारी है इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन। अब से कुछ देर पहले तक 40 रन जो है वो स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड का, और 2 विकेटों के नुकसान पर 9.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। बात हो रही थी हमारी कंट्रोवर्सीज़ की, उससे आप नहीं बचे रह सकते। जिस किस्म के फैसले होते हैं जग हंसाई होती है। अच्छा, हम और आप काफ़ी अरसे से इसकी निशानदही करते आए हैं कि ये जो प्लेयर्स पावर है वो उससे आप नहीं पीछा छुड़ा सके। इतने बेबस चेयरमैन आपके शायद किसी और क्रिकेट बोर्ड में, माजरत के साथ, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से फैसले करते रहें। अभी जो खबर आई है, इतलात अब तो मिली हैं, उसके मुताबिक ये कि जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है टेस्ट के लिए, तो बाबर आजम को रिटेन कर रहे हैं एज ए कैप्टन, और दूसरा ये कि T20 के लिए वो फ्रेंचाइज वाले यहाँ पर कराची में हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने PSL जितवाया है, इसलिए उससे अच्छा कोई कैप्टन नहीं है। आगे की बात आप कीजिए। सर, आपने जो ये बात करी, मैंने कहा ना, फिर वही प्लेयर पावर वाली बात आ गई जी, क्योंकि जब तक कप्तान रिजाइन नहीं करेगा आप उसको हटा नहीं सकते। जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो वो तो सरफराज के लिए एक्सेप्शनल केस था, सरफराज उसके बाद बोर्ड के मेंबर जा रहे हैं, और रमीज राजे कह रहे हैं कि वो नहीं होंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, और तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई है, तुम। मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ कि सीधी सी बात है, ये हमेशा हर दौर के अंदर कराची के प्लेयरों के साथ नाइंसाफ। कराची का प्लेयर हमेशा क्रिकेट खेला है अपनी एहलियत पर, वो भी 20 होता था तो खेलता था, वरना तो हमने कभी भी जिंदगी में, आज भी देख लिया सऊद शकील के साथ क्या किया हुआ। उसको 4 नंबर बैटिंग करने आना चाहिए, उसको 5-6 नंबर बैटिंग कराते हैं। रिजवान को उससे नीचे आना चाहिए, भाई जेन्युइन बैटर है वो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि जी वो, बहरहाल अब इस पर तबसरा मैं क्या करूं, जैसे आपने उस दिन पूछा था कीपिंग का, तो मैंने कहा ये इन पे बैट्समैनों पे तबसरा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। और बाकी जो आपने क्या पूछा था कि इन पे प्लेयर पावर की, तो प्लेयर पावर्स के एक हमारे यहाँ चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आया था, नूर खान, जिसने कभी जिंदगी में किसी प्लेयर से अंडर प्रेशर नहीं रहा, चाहे वो माजिद खान, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, बड़े क्रिकेटर्स थे जो टीम की बैकबोन थे। उन्होंने मियांदाद के खिलाफ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, रिवॉल्ट किया। उसने कहा कि तुम सब बाहर चले जाओ, मियांदाद को मैं कप्तानी से नहीं हटाऊंगा। वो तो मियांदाद का एक बड़ा इंग्लैंड सीरीज खिला दी उसने। हाँ, और न्यूजीलैंड में उनके बगैर एक मैच हुआ, टेस्ट मैच, जो पाकिस्तान जीत गया, और जब ये सब प्लेयर आ गए वो मैच ड्रॉ हो गया, अगर आपको तो इसलिए। लेकिन जावेद मियांदाद ने टीम के और मुल्क के लिए कि ये सारे मजा नहीं आएगा, ये सब बंद हो जाएंगे, लेकिन उसने एक काम कहा था नूर खान से कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, आप कप्तान इमरान खान को बनाएं, इनमें से कोई नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसको नूर खान ने बात मानी, और इमरान खान उसके बाद कप्तान बने थे, अगर आपको याद हो। तो ये बिल्कुल है।
अच्छा जी, अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी जो आई है, बाबर ने तीनों फॉर्मेट से क़यादत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि नए कप्तान को सपोर्ट करूँगा। तो ये मुतज़ाद इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया है। वो जो ट्विटर आजकल गालिबन एक्स के नाम से जो मशहूर है एप्लीकेशन सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर उन्होंने ये पैगाम जारी किया है जो अभी हमें पहुँचा है। अभी अभी ये खबर आई है जी। अब नए कप्तान की तलाश कीजिए। तो नए कप्तान किसको आपने बनाया? शादाब को बनाया, जिसकी अपनी जगह बड़ी मुश्किल है टीम के अंदर। तो ये सूरत हाल है। विशाल भाई फरमाइए क्या। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक बोर्ड के अंदर हाँ। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान वापस नहीं आई थी, उस वक्त बोर्ड अपने कुछ फैसले कर रही थी, लोगों से मिल भी रहे थे बोर्ड के चेयरमैन साहब, लोगों से वादे भी कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान टीम मुल्क में वापस आ गई, उसके बाद उनके फैसले वही होने लगे जो फैसले मुल्क को डुबोने के लिए और इन प्लेयर पावर की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, प्लेयर पावर्स को फिर डोमिनेट करने के लिए ये जो बातें हो रही हैं, वही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या आप समझते हैं यूनुस खान नेशनल टीम में अच्छा कोच साबित हो सकता है? चीफ कोच कभी भी नहीं चल सकता। वो ही चल सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इंतखाब आलम जैसे, जो सिर्फ अपने नौकरी के सिलसिले में वहाँ पे आके बैठ जाए और जैसे प्लेयर के नौकरी बचाने के लिए ऐसे लोग तो आ सकते हैं चीफ कोच। यूनुस खान जैसे इंटेलिजेंट आदमी जो क्रिकेट के बैट्समैनों की टेक्निक को ठीक कर सकता है, बात को समझता है, या जावेद मियांदाद जैसा आदमी, ये लोग इस पूरे सिनेरियो में आपको नज़र नहीं आएंगे। और आएंगे तो ये फिर मिसबाह हक क्यों चले गए थे? इसलिए कि मिसबाह हक भी एक उसकी एक पोजीशन है, पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा अच्छा कप्तान रहा वो। मेरी उससे बहुत सारी वो थी, इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा कप्तान था बहरहाल। और उसके बाद वो जो है उसने भी विड्रॉ कर लिया। हफीज़ एक बड़ा डेयरिंग प्लेयर हमें नज़र आया था जो जिसने एंड बहुत अच्छा किया, वो भी, उसको भी आपने बुलाया और उसको बुलाने के बाद उसको भी आपने, वो भी खुद छोड़ के चला गया। वो ये सब लोग जब सारी चीज़ों को करीब आके देखते तो ये अच्छे लोग यहाँ से चले जाएंगे। इस वक्त मुझे जो बॉलिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन आदमी नज़र आ रहा है बॉलिंग कोच के लिए, वो उमर गुल का नाम आ रहा है। और मैं समझता हूँ उमर गुल वन ऑफ द बेस्ट इन अवेलेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक अच्छी चॉइस है ये। तो इसको आपने जिन लोगों को बॉलिंग कोच रखा था ना, वो बॉलिंग कोच उमर गुल के करीब भी नहीं है, करीब नहीं थे। बिल्कुल सर, उमर गुल ने टी20 का बड़ा स्पेशलिस्ट बॉलर था, बड़ी अच्छे शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर उसकी इफेक्टिव बॉलिंग थी, यॉर्कर्स पे बड़ी कमांड थी और उसने अपने आप को बड़ा ग्रूम किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब क्वालिफाइड कोचेस को तो हमारे यहाँ कभी तरजीह नहीं दी गई ना। अभी आपने मिसबा का तस्करा किया, मुझे याद है क्रिकेट बोर्ड ने एक बरायनामे एक इश्तिहार जारी किया था जिसके अंदर जो है क्वालिफाइड कोच को जो है वो तलब किया गया था। फिर मिसबा ने ही इस्तीफ़ा देकर एक जगह से दूसरी जगह संभाली थी और क्वालिफाइड कोच उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जलालुद्दीन थे जो लेवल 4 कर चुके थे। क्वालिफाइड वाकई एक जेन्युइन कोच मौजूद थे, उनको सरपास करके मिसबा के लिए तो एक उन्होंने, आपने बड़ी सही बात करी, ऐसे ही था कि मिसबा के साथ उन्होंने लेवल 2 कराया, लेवल 2 और जो एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमें पाकिस्तानी टीम के लिए लेवल 2 कोच चाहिए मिसबा को रखने के लिए। तो ये सब जब बेईमानियां, 2 नंबरियां होती रहेंगी, आप ये कभी मुल्क सुधर नहीं सकता, इस तरह नहीं चला। आप मिसबा को रखना था, आप रखते मिसबा जी। देखिए, मिसबा का अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकता है जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पढ़ा लिखा आदमी, अब वही वाली बात आ जाती है कि इंजीनियर और मैकेनिक में क्या फ़र्क होता है। जो हम लोग कहते हैं यार मैकेनिक भी तो काम ज़रूर काम करता है, लेकिन इंजीनियर 5 साल की मेहनत करके पढ़ के सब कुछ सीख के आता है, तो वो एक नई चीज़ की इनोवेशंस के ऊपर वो ये देखता है कि अब पढ़ा लिखा कोच जो है, अब मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे कोचेस जो हमारे ऐसे हैं, किसी से ही पूछ लिया जाए कि इसको ये बॉलर में फॉल्ट क्या है, फॉल्ट भी पकड़ लिया, इसको सही कैसे होगा, तो वो नहीं कर सकता। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि ये इसके लिए आपको एक साइंटिफिक तरीका है, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने सीखा होगा, ये वो बता सकता है, और प्रैक्टिकली जिसने इम्प्लीमेंट किया होगा। क्योंकि ये जलालुद्दीन ने, मेरा ख्याल है, अंडर 12 से लेके 20 और इससे बड़े बच्चों को भी उन्होंने ट्रेन किया। देखिए, जलालुद्दीन ने जो काम किया वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कभी नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोचिंग की बात आती है, क्या दुनिया के अंदर ये सारी टीमें जो बाकी की
7, 8, 9 टीम है, ये बेवकूफ़ हैं, पागल हैं जो ये कोचेस क्वालिफाइड रखते हैं। मकसद हमारे यहाँ कहा जाता है यार ये क्या होता है कंप्यूटर कोच, हमारे यहाँ सीनियर प्लेयर जो पुराने जिन्होंने कोचिंग कोर्स नहीं किए वो कहते हैं ये सब बकवास है यार, इनके लिए क्या चाहिए। लेकिन भाई मैंने कहा ना कि मैं आपको एक बार कह चुका हूँ कि ये मेंटली टफ करना, इनको फिजिकल फिट करना, लाइफ स्टाइल इनका चेंज करना, टेक्निकल इनको सही करना, टेक्टिकल सही करना, किसका काम है ये? बिल्कुल सही बात है, कोच का काम है। कोच का काम है ना। कोच को ये थोड़ी बल्ला पकड़ना सिखाएगा या क्या करेगा। कोच तो ये देखता है कि एक बॉलर, जब जैसे इन्होंने उमर गुल की बात करी कि उसका काम देखना ये है कि शाहीन शाह अफरीदी में क्या फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से गेंद इनका पेस कम हो रहा है या पेस बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, डिटेरिएट कर रहा है। आप स्पीड देखें उसकी नीचे जाती जा रही है। वो चीज देखने के लिए उसने उसके लिए अलग काम करना है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी को ये थोड़ी बताएगा कि ग्रिप यूं पकड़नी है और ग्रिप यूं पकड़नी है, उससे सब पता है ग्रिप का। उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट है, पैर कहाँ आ रहा है, पैर पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है। जैसे हारिस रऊफ का एक फॉल्ट है कि हारिस रऊफ के बारे में मैं बताऊं उसकी और पेस बढ़ सकती है। उसकी वजह यह है कि वो क्रीज से काफी पीछे से गेंद करता है, वही अगर क्रीज के बाहर आधी क्रीज से गेंद करे तो उसका पेस और बढ़ जाएगा। कौन सा हाथ स्टिफ रखना है, कौन सा लूज रखना है, ये सब विशाल भाई से सीखा है मैंने। ये हमने इसमें कितनी बहस की एक प्रोग्राम है कि देखिए इन्होंने कितनी जबरदस्त बात कर दी कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और एक टेक्नीशियन में। देखिए डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम सबसे पहले ये कि सही मर्ज की तशखीस करें, उसके बाद उसका इलाज करें। अब जब आप एक ऐसे आदमी, मैं हजारों आदमियों का बता दूंगा कि इसका हाथ गलत आ रहा है, इसकी टांग गलत आ रही है, मुंह गलत आ रहा है, मैं ठीक कैसे करूंगा? ये सही कहना है। अब ठीक की वजह वो जो हम मशीनरी की बात कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट जो है जब हम ठीक करने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी बॉडी 100% लेवल नहीं है। किसी की लेवल नहीं होती, किसी का पैर टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, लेकिन वो जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट बता रहा होता है कि इसका पैर तो टेढ़ा है लेकिन ये पैर बड़ा ताकतवर है, इसकी जो मसल्स है अंदर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब उस चीज़ के ऊपर कोई क्वालिफाइड कोच उसके ऊपर वर्क करेगा और वो कहेगा छੱਡ दे यार हाथ टेढ़ा है कोई बात नहीं है, तू इधर ही जोर मार, तुझे इधर ही फायदा है, जब वो मारेगा तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। आज तक कोचेज इतने अच्छे आए, किसी ने हारिस रऊफ को ये क्या कहा कि अपनी क्रीज को इस्तेमाल, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने इतनी बॉलर्स देखे, क्या कभी आपने पाकिस्तानी बॉलर्स को देखा कि ये जो 4 फीट की क्रीज है, इस क्रीज को कैसे इस्तेमाल करना है? तुमने आज मूवमेंट नहीं हो रही है तुमसे, तो तुमने अपने हाथ को थोड़ा अंदर से ले आओ, थोड़ा बाहर चले जाओ, तो गेंद खुद ब खुद तुम्हारी अंदर आ जाएगी। के बाद राउंड द विकेट गेम करना शुरू कर देते हैं। आप ये बातें बताने को तैयार नहीं। आप मुझे बताइए कि वो हमारा धानी कहाँ चला गया? कितनी अच्छी गेंद करता है। नहीं, अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही है, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। नहीं वो तो जाहिर है, अभी तो बात भी। हमारा एक और हैदराबाद का फास्ट बॉलर, क्या नाम है उसका, जो बहुत तेज आया था, जो बहुत एथलेटिक, ये हसनैन, उसको कहाँ चला गया? उसको किसी ने सही करने की कोशिश करी नहीं। ऑस्ट्रेलिया खेलने गया, 2 मैच खेला, वहाँ उसको चक्कर करार देकर उसको वापस भेज दिया। तो हमारे यहाँ ये पहले हम क्यों नहीं चेक कर रहे? वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर चेक कर रहा है, T20 बिग बैश खेलने गया, वहाँ उसने 155-60 से गेंद कर दी, कहने लगे ये चक्कर है, उसको वापस भेज दिया। फिर हम उसको सही कर रहे हैं। हमने हमारे मुल्क के जो कितने बड़े बड़े कोचेस बैठे हैं, जो इतने भरी हुई है, वो क्यों नहीं से? अब मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़े बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला, बिल्कुल। क्या वो कोचिंग कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही कुछ, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है ना। वो अपना एक्सपीरियंस और टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोचिंग की अगर बात आएगी तो वो नहीं कर सकते, वो मुमकिन नहीं है। लास्ट वर्ड जी विशाल भाई। नहीं बिल्कुल, ये बातें बड़ी उम्दा आज बातें कर गए कि मैं देखिए यही तो प्रॉब्लम हमारी चल रही है ना कि हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हम इस लफ्ज़ को मैं आपके प्रोग्राम में शायद 20वीं दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमें वो इस्तेमाल करना ही नहीं आता, हमें वो मेरिट ही नहीं पता चलती है। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, प्लेयर की छोड़ दीजिए, प्लेयर एक तरफ, प्लेयर को सीधा करना 2 मिनट का काम है, अगर मैनेजमेंट सही हो जाए तो बस। और अगर आप मैनेजमेंट सही है तो प्लेयर कैसे नहीं सीधा होगा यार? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैच की सूरत हाल ये 11.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 61 रन बन चुके हैं और 2 विकेटों का नुकसान अभी तक उठाया है न्यूजीलैंड की टीम ने। सेमीफाइनल जारी है जी, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हमारी मजीद गुफ्तगू होगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वक़ार हुसैन साहब का और जनाब विशाल अंसारी साहब का, मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की और यहाँ गुफ्तगू को समेटते हैं। और ये तनाज़ात का सिलसिला जारी है, ख़बरें हमारे पास आ रही हैं और कप्तानी के हवाले से जैसा भी बात हुई मुतवक्के था कि इस्तीफ़ा जो है वो दे देंगे कप्तान साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब देखें बात के सतक दुरुस्त है और अब नया कप्तान कौन होगा
कैसे टीम को जोड़ के लेकर जाएगा, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करना है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।